अभी तक बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये गरीबों की ही गलती है, गरीब हैं वो। पहले हमने सोचा कि कर्म की व्यवस्था होगी, ये कर्म की गलती होगी, हमने कर्म अच्छे नहीं किए तो हम गरीब हैं भाई। हम संविधान पढ़े तब पता चला तो देश की व्यवस्था ही गड़बड़ है। जब अनुच्छेद 39 कह रहा है कि राज्य से भैया। नमस्कार साथियों, आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम बात करेंगे नीति निर्देशक तत्वों की, DPSP जिसको कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें होता क्या है समझिएगा ध्यान से, और पहले ये किस लिए बनाए गए, क्यों लिए गए और इनके अंतर्गत क्या चीज़ आती हैं, हम स्टेप बाय स्टेप बताते चलेंगे। अनुच्छेद 36 से 51 तक के हैं, इनको बड़ी विस्तार पूर्वक बताएंगे। तो ये किस लिए बनाए गए राज्य, इनका नीति निर्देशक जो तत्व हैं, इनका बनाने का उद्देश्य क्या था, सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं, तब उसके बाद शुरू करते हैं। ये जनतांत्रिक संवैधानिक के विकास के नवीनतम तत्व हैं। किसके? जनतांत्रिक संवैधानिक के विकास के नवीनतम तत्व। हम इसको समझ लेते हैं ये क्या होता है। ये जो लोगों के अधिकार होते हैं, ठीक है, तो संवैधानिक जो अधिकार होते हैं उनके विकास के लिए, जो लोगों के नागरिकों के संवैधानिक अधिकार हैं उनके विकास के लिए ये कौन से तत्व हैं? नवीन तत्व हैं, नए तत्व हैं। इसलिए इनको राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। तो ये किस संविधान से लिए गए? ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए। किस संविधान से? आयरलैंड के संविधान से लिए गए। इसमें क्या था सबसे पहले समझ लेते हैं। इस अनुच्छेद 36 क्या कहता है? अनुच्छेद 36 कहता है जो परिभाषा अनुच्छेद 12 में राज्य की दी गई है, उसी प्रकार राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 36 में भी दी गई है। और क्या कहता है इसमें? क्या दिया गया है? राज्य की परिभाषा। ध्यान से समझना, राज्य की परिभाषा। इसके अंतर्गत क्या आता है और ये किसमें बताया गया है? इसके अंतर्गत जो चीजें आती हैं, राज्य के अंतर्गत जो चीजें आती हैं, वो अनुच्छेद 12 में बताया गया है। तो हम समझते हैं कि, और ये क्या कहता है अनुच्छेद? ये अनुच्छेद कहता है जब किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन हो रहा है, जैसे कोई नागरिक है, क्या है? नागरिक है, तो नागरिक के मूल अधिकार का जब हनन होता है, जब हनन हो रहा हो तो वो राज्य के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकता है। कौन कहता है? ये अनुच्छेद 36 कहता है। क्या कहता है? जब किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन हो रहा हो तो वह मुकदमा राज्य के खिलाफ दायर कर सकता है और केस लड़ सकता है। ये अनुच्छेद 36 कहता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। इस प्रकार हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि जो भाग 3 में, किसमें? भाग 3 में अनुच्छेद 12 और भाग 4 में अनुच्छेद 36, ये दोनों जो हैं राज्य की परिभाषा का वर्णन करते हैं। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं जो भाग 3 है, 3 का जो 12 है और भाग 4 का जो 36 है, ये राज्य की परिभाषा का वर्णन करते हैं। तो ये हुआ अनुच्छेद 36। अब हम अनुच्छेद 37 पे ध्यान देते हैं। अनुच्छेद 37 क्या कहता है? अनुच्छेद 37 बताता है कि जो हमारे मूल तत्व हैं ये वाले, ठीक है, तो इनको किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तित बदला नहीं जा सकता। ये अनुच्छेद कौन कहता है? अनुच्छेद 37 कहता है। अनुच्छेद 37 बताता है कि 1973 के द्वारा आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिए गए। और क्या बताता है ये अनुच्छेद? कहता है जब विधि बनाई जाएगी, कानून बनाया जाएगा, तो राज्य का कर्तव्य होगा कि जो ये हमारे DPSP हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इनको लागू करना राज्य का परम कर्तव्य होगा। ये कौन कहता है? ये अनुच्छेद 37 कहता है। क्या कहता है? किसी भी कोई कानून बनाया जा रहा है, नियम बनाया जा रहा है, तो इनको लागू करना विशेष तौर से बहुत ही जरूरी है। ये अनुच्छेद 37 कहता है। और ये अनुच्छेद क्या कहता है? जो मौलिक अधिकार हैं वो प्रकृति में नकारात्मक या निषेधात्मक हैं। कैसे? नकारात्मक या निषेधात्मक हैं, क्योंकि वे राज्य पर सीमाएं आरोपित करते हैं। क्या करते हैं? राज्य पर सीमाएं आरोपित करते हैं, इसलिए। तो ये कौन कहता है? अनुच्छेद 37 कहता है। क्या कहता है?
जो मौलिक अधिकार हैं, प्राकृतिक मौलिक अधिकार हैं, वो नकारात्मक हैं या निषेधात्मक है? नकारात्मक है या निषेधात्मक है? क्यों? क्योंकि वे राज्य पर सीमाएं आरोपित करते हैं। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 38 की। अनुच्छेद 38 क्या कहता है, अब हम इस पर ध्यान देंगे विशेष तौर से, आप लोग बड़ी ध्यान से देखिएगा। अनुच्छेद 38 क्या कहता है कि लोगों का जो कल्याण है, उसको कल्याण को ध्यान में रखते हुए कौन रखेगा? राज्य रखेगा, कि लोगों का कल्याण कैसे हो, उनकी कल्याण में अभिवृद्धि कैसे हो। सामाजिक असमानता जो है, सामाजिक असमानता, आर्थिक असमानता, राजनीतिक असमानता को कम करेगा। किसको? सामाजिक असमानता, राजनीतिक, आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करेगा। और जो आय, स्थिति, सुविधाएं, उसमें जो असमानता है, किसमें? आय, स्थिति, सुविधाओं में जो असमानता है उसको कम करेगा। और लोगों का कल्याण कैसे हो उस पर विशेष तौर से ध्यान देगा। कौन? अनुच्छेद 38 कहता है। किससे कहता है? अनुच्छेद 38 का फर्ज है कि वो राज्य से कहेगा। किससे कहेगा? राज्य से कहेगा। ये सारी चीजें उसको क्या करे? जो असमानता है उसको खत्म करें, जो लोगों का कल्याण कैसे हो उस पर विशेष ध्यान दे राज्य और उस पर काम करे। ये अनुच्छेद 38 कहता है। और आय और स्थिति में जो असमानता की बात हो गई, उसको खत्म करना और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना। सामाजिक व्यवस्था जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें सबको, किसी को ऊंच, किसी को नीच, किसी को कम, किसी को ज़्यादा, जो सुविधाएं दी गई हैं उसको इक्वलिटी करेगा, समानता प्रदान करेगा सबको। ठीक है, तो ये कौन कहता है? अनुच्छेद 38 कहता है। किससे कहता है? अनुच्छेद 38 राज्य से कहता है। क्या कहता है? एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। अनुच्छेद 38 राज्य से क्या कहता है? कहता है कि तुम भैया जाओ, सबसे ज़्यादा ध्यान देना है तुमको, सामाजिक आर्थिक न्याय जो है उसको सुनिश्चित कीजिएगा, उसको पक्का कीजिएगा। न्याय जो दिलवा पा रहे हैं या नहीं दिलवा पा रहे हैं। उसके बाद में क्या कहता है? आय, जो आय की स्थिति में सुविधा, जो हमारी आय है और स्थिति है और सुविधाएं हैं, तो सब लोग हैं अपने अपने पद पे काम करते हैं, उनमें जो आय है, स्थिति है, सुविधाएं हैं, उनको समान प्रदान है या नहीं प्रदान है। तो ये क्या कहता है? राज्य से अधिकार देता है राज्य को कि जाओ भैया, जो असमानता है उसको खत्म करिए। जैसे कोई टीचर है तो अब टीचर है, या फिर कोई वकील है, या फिर कोई सरकारी वकील की बात करें, या फिर कोई अन्य पद पर है, तो दोनों सेम पद पर हैं और एक व्यक्ति को ज़्यादा मात्रा में सुविधाएं प्रदान है और वही लेवल पर है तो उसी व्यक्ति को कम मात्रा में सुविधाएं प्रदान है। जैसे टीचर है, सरकारी प्राइमरी का टीचर है, तो प्राइमरी का टीचर है उसको सुविधाएं, एक को कार दी जाए, एक को मोटरसाइकिल दी जाए, तो ये इक्वालिटी, समानता नहीं है। तो अनुच्छेद 38 राज्य से कहता है, क्या कहता है? कि सब लोगों को जो सेम पद पे हैं, बराबर हैं, उनको जो उनके बीच असमानता है, किसी को कार भैया दे रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं, तो उनके बीच असमानता है उसको खत्म की जाए। जो जैसे किसी को ज़्यादा वेतन दिया जा रहा है लेकिन है सब काम समान कर रहे हैं, पद भी समान है, वेतन भी ज़्यादा, वेतन किसी को ज़्यादा किसी को कम। और स्थिति के राज्य, स्थिति और सुविधाओं में असमानता जो है, स्थिति किसकी कैसी है, उसमें जो असमानता है उसको कम किया जाए, हालांकि खत्म किया जाए। तो ये तो कहता है कि कम किया जाए। तो और जो सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करना, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना ही राज्य का कर्तव्य होगा, लोगों के कल्याण में अभिवृद्धि करेगा। अनुच्छेद 39 क्या कहता है? बड़ी ध्यान से समझना और एक एक समझते जाना। ये कहता है कि सभी व्यक्तियों के पास आजीविका के साधन होना बेहद जरूरी है। किसके? क्या कहता है? कि सभी व्यक्तियों के पास आजीविका के साधन होना जरूरी है। जैसे किसी खाना के लिए, खर्चा के लिए वो अपनी रोटी नहीं चला सकता तो जीवित कैसे रहेगा भाई? तो उसके लिए साधन होना बेहद जरूरी है। ये राज्य का कर्तव्य होगा कि किसी व्यक्ति, गरीब व्यक्ति है, उसके पास कोई साधन नहीं है परिवार चलाने के लिए, तो राज्य, अनुच्छेद 39 कहता है राज्य से कि राज्य का कर्तव्य होगा उसको साधन दिए जाए, रोजगार दिया जाए, ये मान के चलिए। और फिर क्या कहता है कि कुछ व्यक्तियों के पास धन केंद्रित न होने देना या फिर बचाना उससे, सकेंद्रित होने से। जैसे एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति अमीर है, वो अमीर होता चला जाता है, जिसके छप्पर पड़े थे उसके छप्पर पड़े हैं, और जो जिसका महल बना हुआ था उसके महल बने हैं और महल बनते चले जा रहे हैं, झोपड़ी की झोपड़ी हो पड़ी उसकी जन्मों से चली आ रही है। तो बाद में ये पता चला, हम भी सोचे कि गरीब का गरीब ही क्यों है,
तब बाद में पता चला कि तो देश के अंदर गड़बड़ घोटाला हो रहा है। अनुच्छेद 39 राज्य से कहता है, क्या कहता है कि कुछ व्यक्तियों के पास जो धन संकेंद्रित होगा, ये बड़ी ध्यान से समझना, कुछ व्यक्तियों के पास धन इकट्ठा होगा, जब इकट्ठा होगा तो लोग अन्य लोगों के पास कैसे पहुंचेगा भाई? जो उद्योगपति है, उद्योगपति होता जा रहा है, किसान बेचारा किसान कभी उबर ही नहीं सकता। आजकल बहुत जीवन में अपने बहुत कम सुना होगा कि एक किसान अमीर बन गया, नहीं सुना होगा ना। तो ये किसकी गलती है? ये किसान, अभी तक बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये गरीबों की ही गलती है, गरीब हैं वो। नहीं, पहले देखो, कर्मों बात की जाए तो पहले हमने सोचा कि कर्म की व्यवस्था होगी, ये कर्म की गलती होगी, हमने कर्म अच्छे नहीं किए तो हम गरीब हैं भाई। लेकिन जब पढ़े, हम संविधान पढ़े, तब पता चला है अरे ये तो देश की व्यवस्था ही गड़बड़ है। जब ये एक व्यक्ति के पास धन इकट्ठा करते जा रहा है, गरीबों का शोषण कर रहा है, और एक तरफ अनुच्छेद 39 कह रहा है कि राज्य से भैया की धन को इकट्ठा ना करो, लोगों के पास में लोगों की हेल्प कीजिएगा, एक के पास ना इकट्ठा होने पाए। और अनुच्छेद 39 क्या कहता है? अनुच्छेद 39 कहता है कि जो श्रमिक होंगे और उनके श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा पूरी राज्य लेगा, और ये राज्य को अधिकार देता है। कौन? अनुच्छेद 39 कहता है भैया, राज्य से कहता है, क्या कहता है कि जो ये श्रमिक होंगे उनकी स्वास्थ्य की सुरक्षा कौन रखेगा? दिन रात तो मेहनत करेंगे, दिन भर मेहनत करेंगे भाई, वो अस्वस्थ हैं, हो जाएंगे, तब भी मेहनत करेंगे अपनी रोटी के लिए, तो उनकी सुरक्षा करना राज्य का कर्तव्य होगा। ये अनुच्छेद कौन कहता है? अनुच्छेद 39 कहता है। और बच्चों के, और क्या कहता है उसके बाद में? बच्चों के बचपन और युवाओं का शोषण ना होने देना। अब बच्चों के बचपन में जब किसी के माता पिता नहीं होते हैं, किसी कारणवश डेथ हो जाती है, तो उनका पालन पोषण तो कौन करेगा भाई? तो उनको काम करना पड़ेगा होटल में, किसी कहीं पर भी। तो उनकी अनुच्छेद 39 राज्य से कहता है कि बच्चों का शोषण ना होने पाए, बच्चों का अच्छे से पालन पोषण हो, और युवा जो हैं उनका शोषण ना होने पाए। ठीक है, किसका? युवाओं का और बच्चों का शोषण ना होने पाए, यह राज्य का कर्तव्य होगा कि उनकी सुरक्षा करे। अनुच्छेद ये 39 कहता है राज्य से। समझिएगा ध्यान से देश में क्या चल रहा है, और संविधान में लिखा क्या है, बेईमान चला कुछ और रहे। और क्या कहता है? जो सभी व्यक्तियों के पास आजीविका, ये तो हो गए लगभग, अब हो गए हैं, तो यही इंपॉर्टेंट थे जो अनुच्छेद 39 राज्य से कहते हैं। ये सारी चीजें स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। अब हम ध्यान देते हैं कि अनुच्छेद 40 क्या कहता है, बड़ी ध्यान से समझना आप सब लोग। अनुच्छेद 40 कहता है कि जो ग्राम पंचायतें होंगी, क्या होंगी? ग्राम पंचायतों, उनका संगठन करने का पूरा अधिकार देता है। किसको? राज्य को अधिकार देता है। किसको देता है अनुच्छेद 40? ये राज्य से कहता है। किससे? राज्य से। क्या कहता है कि जो ग्राम पंचायतें होंगी स्वशासन की इकाइयों के रूप में, किसको? स्वशासन की इकाइयों के रूप में संगठित करने के उद्देश्य से कदम उठाने का पूरा प्रयास करेगा, कदम उठाएगा। ग्राम पंचायतें होती नहीं होती गांव में, तो उन ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कौन कदम उठाएगा भाई? राज्य कदम उठाएगा। कौन कहता है अनुच्छेद? अनुच्छेद कहता है अनुच्छेद 40। अब हम ध्यान देंगे अनुच्छेद 41 क्या कहता है। अनुच्छेद 41 आप लोगों ने देखा होगा, पहले समझ लेते हैं। ये राज्य को आदेश देता है। देखो, राज्य को ही आदेश दिया जाता है, हालांकि ये राज्य को आदेश देता है कि जो, पहले इसको समझ लेते हैं हेडिंग। कुछ दशाओं में काम, यानी शिक्षा और लोक सहायता। कौन? लोक सहायता पाने का अधिकार। जैसे कोई व्यक्ति अंधा है, कोई व्यक्ति बहरा है, कोई व्यक्ति लंगड़ा है, विकलांग, कोई व्यक्ति बूढ़ा व्यक्ति है, उसको सार्वजनिक जगह जो है, सभी जगह में उसका अपना अधिकार होगा। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। जैसे कोई ट्रेन में जाते हो, उस पर लिखा होता है विकलांग सीट, लिखा होता है, नहीं लिखा होता? तो एक कौन कहता है? अनुच्छेद 41 कहता है कि राज्य का कर्तव्य होगा कि जो विकलांग हैं, अंधे हैं, लंगड़े हैं या बूढ़े व्यक्ति हैं, उनके लिए इस व्यवस्था करेगा। ठीक है, कैसी व्यवस्था करेगा? उनके लिए व्यवस्था करेगा कि उनकी सुरक्षा का ठेका कौन लेगा भाई? सुरक्षा का ठेका तो राज्य ही लेगी ना। अब सभी ट्रेन में जा रहे हैं, बूढ़ा व्यक्ति बैठा, बूढ़ा, उसमें बूढ़ा है, जवान है, छोटे बच्चे हैं, सबको है, और बेचारा लंगड़ा भी है, उसमें विकलांग भी है, किसी को दिखाई नहीं देता वो भी, उसके लिए आरक्षित सीटें रखी गई हैं। तो यह अनुच्छेद 41 कहता है कि उन सभी लोगों के लिए सहायता करेगा, सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार होगा। विकलांगों के लिए, लंगड़ों के लिए, कम सुनाई देने वाले लोगों के लिए,
सार्वजनिक सहायता पाने के लिए का अधिकार होगा। यह 41 कहता है अनुच्छेद राज्य से कहता है।